Hello and welcome to Vimochana Edu, formerly known as Vimochana IAS. This is a series of geography optional and we are doing climatology, which is module 3 of our series. This is the continuation of our last class जहाँ पर हम लोगों ने साइक्लोन्स ही डिस्कस कर रहे थे और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को स्टार्ट किया था। इससे पहले साइक्लोन्स में हम लोगों ने बेसिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, जितने भी साइक्लोन्स के अंदर बेसिक्स होते हैं। टेम्परेट साइक्लोन जो था मैं पूरा एक वीडियो बनाने के बाद मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है और टेम्परेट साइक्लोन का जो बचा हुआ पार्ट था वो मेरे लास्ट वीडियो के अंदर और भी ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद मैंने कल के वीडियो में ही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स स्टार्ट किया था, इसीलिए पहले वाले वीडियो का मेरा नाम था ट्रॉपिकल साइक्लोन्स 1। अब आप बोलेंगे कि अरे सर हम लोगों ने लास्ट वीडियो देखा हुआ है, उसमें तो आप लोगों ने काफ़ी कंप्लीट करा दिया है, वो तो मोर देन इनफ होता है, उससे तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। द आंसर इज नो। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे लेकिन आप लोगों को मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे। एज अ प्रॉमिस कि मैं आप लोगों के नोट्स पूरे 100% एग्जाम बेस्ड बनवाऊं, जिससे आप लोग पूरी तरीके से रिलाई कर पाएं मेरे इस लेक्चर सीरीज के अंदर, जहां पर आप लोगों के नोट्स पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े और सिर्फ एग्जाम बेस्ड ही आप लोगों के नोट्स तैयार हों, ना कि दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के जैसे कि आप लोगों को पूरा बता दिया, बुकिश नॉलेज दे दी, बस हो गया आप लोगों का, फिर आप लोगों को अलग से खुद से मेहनत करनी पड़ती है कि भाई मुझे न्यूज़पेपर भी देखना पड़ेगा, 4 सोर्सेज भी ढूंढने पड़ेंगे, अलग अलग पीडीएफ्स देखनी पड़ेंगी। तो अगर आप लोगों को इन पीडीएफ से छुटकारा पाना है, अलग अलग सोर्सेज से छुटकारा पाना है, तो आप पूरा का पूरा इस सीरीज के ऊपर रिलाय कर सकते हैं। ये सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 महीने की सीरीज चलेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग क्लास के अंदर बैठते हैं और जब हम पढ़ते हैं तो 2.5 आवर का हमारा लेक्चर होता है, तो वो 4 महीने में खत्म हो जाता है। लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर एक एक घंटे के वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप लोगों को 8 से 9 महीने वेट करना ही पड़ेगा इसको कंप्लीट करने के लिए। दैट मीन्स आप लोगों का 2026 का जो क्लास एग्जाम होगा उसको आप टारगेट कर सकते हैं आराम से। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लोड नहीं लगेगा, आप लोगों को एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी है, सीधा लेक्चर लो, अपने नोट्स बनाओ और उसी को रिवाइज करते जाओ। जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क करते जाओ लास्ट तक। बस आप लोगों का डायरेक्ट, आप लोग, मैं गारंटी लेता हूं कि 300 से प्लस आप लोगों के मार्क्स 100% कवर हो जाएंगे, पूरा का पूरा इन्हीं नोट्स से आएगा। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। और आप बोलोगे कि अरे आपने तो सर बोला था कि 100% एग्जाम बेस्ड होगा, कोई भी ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा खिंच रहा है। साइक्लोन्स के ऊपर आपने 4 वीडियो ऑलरेडी दे दिए हैं, इसके बाद हो सकता है एक वीडियो और आएगा, इसके अलावा आपने एयर मास के ऊपर भी इतने सारे वीडियोस बना दिए, तो ये तो हमें बहुत सारा मटेरियल हो गया। नहीं, द आंसर बिहाइंड इट कि भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सीधी बात है, आप लोग जब एग्जाम पेपर उठा के देखोगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखोगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंस देता है। अगर आप लोगों ने 10 आप लोगों के अगर पेज तैयार हैं पूरे के पूरे एग्जाम बेस्ड, और मैंने तो सारे सारे जितने भी पेज में लिखवा रहा हूँ उसमें कई सारी चीज़ें मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को याद हो जाए। जब आप एग्जाम के अंदर आंसर लिख के आओगे तो एग्जैक्ट वही की वही उतार आना, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और ज़्यादा ही मिलेंगे। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। चलो स्टार्ट करें अपन। इसके बाद आप सीधा देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का पार्ट 2 अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन लोग आज देखते हैं क्या क्या है। उससे पहले जो मैं पूरा स्टार्ट कर रहा हूँ, उससे पहले आप लोग देख लो सिलेबस कि मैं इतना ज़्यादा क्यों फोकस कर रहा हूँ। मेरी हमेशा आदत है हर वीडियो से पहले, जितना भी मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ उससे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस दिखाता हूँ कि ये सिलेबस में कहाँ दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के माइंड में बढ़ जाए। क्योंकि मुझे पता है, मैं आप लोगों को कितना भी बोल दूं कि भाई सिलेबस याद कर लो, सिलेबस याद कर लो, हर टीचर आप लोगों को बोल के मर जाएगा कि भाई सिलेबस याद रखो, सिलेबस याद रखो, PYQ याद रखो, लेकिन आप लोग नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा है मैं पहले लेक्चर चालू करने से पहले आप लोगों को सिलेबस दिखा दूं, जिससे आप डेली तो कम से कम सिलेबस पे नजर मारते रहोगे, है कि नहीं। और PYQ दिखा दूं कि आप लोगों को ये रहेगा कि हाँ भैया ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। समझ में आए ना। देखो सिलेबस के अंदर पेपर नंबर 1 में क्लाइमेटोलॉजी वाला जो पार्ट है ना, उसके अंदर टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, पेपर नंबर 2 के अंदर भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के नाम से ये लिखा हुआ है। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्यों लिखा हुआ है भाई? हमारे जो इंडिया के अंदर जो टेम्परेट साइक्लोन जो आते हैं ना, वो सीधे सीधे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के नाम से आते हैं। समझ में आई नहीं वाली बात नॉर्मली। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख दें, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप लोगों में से कितने लोग मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं। समझ में आई? क्योंकि आप लोगों से अगर मुझे इनपुट मिलता रहेगा तो मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं ये वीडियो अपलोड करता रहूं। अगर मेरे पास 2 स्टूडेंट भी सीरियस पढ़ रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि मैं सर हम लोग ये पूरा का पूरा आप पर ही रिलाई कर रहे हैं,
तो भाई मुझे भी तो मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अपलोड करता जाऊंगा, ये मैं सीरीज पूरी कंटिन्यू करता चला जाऊंगा। भाई 1 घंटे का वीडियो है, आप लोगों को पता है कि यूट्यूब कोई ज्यादा प्रमोशन नहीं करता है, तो आप लोगों को भी सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब देखो पीवाईक्यू के अंदर देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, कितनी बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अब आप बोलोगे कि अरे सर ये तो बहुत पुराने हैं, अभी तो ट्रेंड बदल गया, और नहीं, अभी भी ट्रेंड नहीं बदला है। देखो लेटेस्ट 2024 में भी साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन आया, चाहे टेम्परेट 2021 में भी साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन आया, 13 में भी साइक्लोन, फिर 16 में भी साइक्लोन। दैट मीन्स इट इज अ एवरग्रीन टॉपिक फॉर एग्जामिनर एंड एग्जामिनेशन। यू कैन रिलाई ऑन दिस टॉपिक एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट वेरी वेल, ठीक है, फॉर द रियल एग्जामिनेशन। नाउ अब देखो, अब अपन स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा, अब हम डायरेक्ट आते हैं, कोई ज्यादा बकवास ना करते हुए। इससे पहले मैंने आप लोगों को ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी थी, बस वही चीज अपन लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लो क्या होता है अपना ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन है क्या भाई? एक लो प्रेशर सिस्टम है, एक लो प्रेशर सिस्टम है जो कि आप लोगों का वार्म ओशन पर देखने को आप लोगों को मिलता है कि नहीं? वार्म ओशन पर देखने को मिलता है। अब आप कितना वार्म होगा भाई? उसका जो सरफेस टेम्परेचर जो होगा ना, वो लगभग 26.5 डिग्री, कितना 26, अरे वेट, 26.5 डिग्री सेल्सियस से या तो बराबर होगा या ज्यादा ही होगा। अब अगर कोई बोले कि एग्जैक्ट 26.5 डिग्री सेल्सियस कैसे गिनेंगे भाई? द आंसर बिहाइंड इट कि इतना बड़ा अर्थ है, उसके ऊपर हम लोग एवरेज ले रहे हैं। क्या अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं यार ये तो 24 है मेरे यहाँ, तो यहाँ पर भी तो साइक्लोन आ गया, तो क्या यहाँ साइक्लोन भाई आ सकता है, मैंने क्यों मना किया? बट एवरेज टेम्परेचर आप लोगों का लगभग 26 डिग्री के आसपास होना चाहिए, इतना भी कम नहीं, इतना भी ज्यादा नहीं, ठीक है, ये एवरेज टेम्परेचर है। अगर बहुत कम हो गया तो ऑब्वियस ही बात है आप लोगों को क्या नहीं मिलेगा? हीट इंजन नहीं बन पाएगा और एनर्जी सफिशिएंट फ्लो नहीं हो पाएगी, जिसके कारण साइक्लोन बन पाए, है कि नहीं है? तो ये चीज आप लोगों को दिमाग में रखना है, ठीक है। और जो सी सरफेस है उस पर ही बनता है, और डेप्थ जो होगी ना वो 50 से 60 मीटर से नीचे नहीं हो सकती, समझ में आया ना? तो वही वाली बात हो गई। तो सी सरफेस टेम्परेचर कितना होगा? 26.5 डिग्री सेल्सियस। कई बुक्स में आप लोगों को 27 डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिल जाता है, और मैंने भी कई जगह 27 डिग्री सेल्सियस भी लिखवाया, लेकिन 26.5 डिग्री सेल्सियस से मैंने कम कभी नहीं लिखवाया, याद रखना ये चीज है भी, ठीक है। नाउ इट डिलीवर्स द एनर्जी फ्रॉम लेटेंट हीट ऑफ द कंडेंसेशन। मैंने क्या बताया था? जब आप लोगों का कंडेंसेशन होता है, क्या होगा? यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण अब जो कि यहाँ पर तो हीट है, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ मेरी क्या होगी? कंडेंस, जो मतलब जितना भी मेरा वाटर वेपर्स के साथ में जो एयर है ना वो ऊपर उठ रही है। जब वो ऊपर उठेगी तो क्या होगा? ये इलाका क्या हो जाएगा? ठंडा होता चला जाएगा। ऊपर जाने के साथ साथ चीजें ठंडी होती जाती है। जब वो ऊपर ठंडी होंगी तो जो मेरी वाटर वेपर्स जो थी वो आपस में क्या होंगी? टकरा के मिली होंगी और बड़ी होंगी। अब बड़ी होंगी तो क्या बन जाएंगी? वो वाटर की ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी, या फिर क्लाउड्स फॉर्मेशन हो जाएंगे। जब क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? कॉमन सेंस लगाओ, वहां पे अगर डेंस चीज हो गई तो क्या होगा? उसके अंदर जो इंटरनल जो हीट है, क्योंकि नीचे का सरफेस अपना गर्म था ना, तो उसके नीचे का जो इंटरनल हीट है वो क्या होगा? वो रिलीज होगा और ज्यादा। जैसे ही वो रिलीज होगा तो आसपास का जो टेम्परेचर होगा उसको क्या करेगा? वो इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। तो इसके कारण क्या होगा? वो और ज्यादा स्पीड से मेरी जो एयर होगी ना उसको नीचे से और ज्यादा उठाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? एक एवरग्रीन क्या बन जाएगी? साइकिल बन जाएगी उसकी इंजन की। तो इसीलिए बोल रहे हैं अपन लोग कि लेटेंट हीट कंडेंसेशन के कारण ही एनर्जी डिलीवर होती है, ठीक है। और ये रिलीज किसके द्वारा होती है? लेटेंट हीट, क्योंकि मॉइस्ट एयर जो हो रही है ना, राइज हो रही है, एयर जो है, मॉइस्ट एयर जो है राइज हो रही है और कंडेंस हो रही है। स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई? एक तो सिमेट्रिकल होगा, कॉम्पैक्ट होगा और वर्टिकली डेवलप्ड स्ट्रक्चर होगा। भाई आप लोगों ने जब साइक्लोन्स के अपना वीडियोस देखे होंगे, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों ने हकीकत में देखा भी हो, ठीक है, तो आप लोगों ने देखे होंगे। तो इस तरीके से आप लोगों के साइक्लोन्स होते हैं, ठीक है। मैं ये क्या दे रहा हूँ, फ्रंट व्यू से मैं आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से आप लोगों के साइक्लोन्स बनता है कि नहीं है? नॉर्मली समझ में आई ना ये वाली बात? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये कैसा होता है अपना? इसकी डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में इसकी डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज। नीचे वाला हिस्सा बोल रहा हूं मैं, नीचे वाले हिस्से में ये अब जो कि लो प्रेशर है, तो मेरी एयर क्या आएगी? इसके अंदर सक्शन होगी, फिर जब ऊपर एयर जाएगी और ऊपर से जब बहुत ज्यादा टॉप पे चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ चली जाएगी एयर। और जो नीचे वाला तो जो एंटी क्लॉकवाइज था, लेकिन ऊपर वाला क्या हो जाएगा?
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, दैट मीन्स एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी। क्या बनेगी? एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा जो है ना, नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूम रहा है, और अगर कोई भी उसके ऊपर हवा अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और उसके ऊपर वाले हिस्से में अगर कोई भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एयर सर्कुलेशन होने लगे, दैट मीन्स वो क्या करेगा? अपना क्या दिखाएगा? अपना एंटी साइक्लोनिक कैरेक्टरिस्टिक दिखाने लगेगा। तो इसका मतलब नीचे जो है आप लोगों की जो एयर सर्कुलेशन होगा वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा, बट जो ऊपर जो होगा, टॉप जो होगा, उस पर जो होगा वो क्या होगा? एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा। और इसमें क्या, जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें जो है मेरी एयर जो हो रही है वो इंटरनल जा रही है, मतलब अंदर जा रही है, लो प्रेशर की तरफ जा रही है, और ऊपर की तरफ आप लोगों का जो एयर है वो बाहर की तरफ जा रही है। ये समझ में आया ना ये वाली बात? दैट मीन्स आप लोगों का फनल इस तरीके से, एयर जो है ये सरफेस, ये मान लो ये सरफेस हो गया आप लोगों का, ये सरफेस हो गया, सरफेस पर एयर मेरी तो यहाँ से तो ऐसे जा रही है, फिर क्या होगी? एयर जो होगी ऊपर उठेगी वर्टिकली और फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो ये आप लोगों को क्या बन गया? साइक्लोन्स बन गए। समझ में आया ना? ये मैंने इतना रिवाइज कर दिया, ये मैं आप लोगों को कल बता चुका था, ठीक है? मैकेनिज्म वगैरह मैं सब बता चुका था। आज अपन लोग क्या करने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने वाले हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर मतलब वो कैसा दिखता है देखने में। भाई आप लोग हो, एक इंसान है, उसको मैं आपको बताऊं कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप लोग बताओगे कि आपका एक हेड है, आपके दो हाथ हैं, किसी का एक भी होता है, ठीक है? सॉरी, ये जोक नहीं मानना चाहिए, डार्क जोक हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है? तो एक सिर है, एक दो हाथ हैं, दो पैर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आप लोगों का स्ट्रक्चर हो गया ना। आप लोगों को घर बनाना है तो घर में बताओगे भाई 2 फ्लोर्स हैं, ठीक है, एक दरवाजा है, इस तरीके से। तो यही चीज आप लोगों को क्या बतानी पड़ेगी? साइक्लोन्स में बतानी पड़ेगी। आप लोगों को अगर सीधा सीधा आप लोगों ने डायग्राम बनाया था, मैंने जब लास्ट वीडियो में दिखाया था, तो आप लोगों ने डायग्राम कैसा बनाया था? इस तरीके से डायग्राम बना दिया था कि भाई ये मेरा साइक्लोन बन गया। अब इसके अंदर अलग अलग चीजें तो होंगी ना, तो भाई ये वाला जो हिस्सा होगा, नीचे वाला हिस्सा होगा, इसको अपन आई बोलते हैं, ये जो वर्टिकल हिस्सा है इसको अपन आई बॉल बोलते हैं, है कि नहीं? तो इस तरीके से अपन एक एक चीजों को डिस्कस कर लेते हैं और इसके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। क्या प्रीलिम्स में भी एक बार ऐसे क्वेश्चन आ गया था, एक बार कई बार आता है, तो नॉर्मली जो जनरल स्टडीज वाले तो कॉमन सेंस है ये चीजें, लेकिन ऑप्शनल के अंदर इस तरीके से लिख के आना आप लोगों को 1 नंबर ज्यादा देके ही जाएगा, फैक्ट लिखोगे तो, ठीक है? नाउ स्ट्रक्चर में अगर मैं पहली चीज के बारे में बात करूं तो वो होता है आई ऑफ द साइक्लोन। अब ये आई ऑफ द साइक्लोन क्या होता है भाई? ये क्या होता है? ये सीधा सीधा एक काम रीजन है लो प्रेशर जोन का, ठीक है? बिल्कुल इस बीच वाला जो हिस्सा होता है ना, ये मेरा क्या हो गया? ये अपना ओशन हो गया, इसके ऊपर वार्म ओशन हो गया, यहाँ पर एक क्या बन गया मेरा? एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। यहाँ पर क्या है? बिल्कुल शांत रीजन है। इसके आसपास आप लोगों को कुमुलोनिम्बस देखने को मिलेगा, रेन देखने को मिलेगी, इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, ऑल एंड ऑल, ठीक है? लेकिन जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पर बहुत ज्यादा काम एरिया होगा, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये यहाँ पर क्या होगा? सबसे कम प्रेशर यहीं पर होगा। दैट मीन्स मेरी जितनी भी एयर जो होगी इस तरह की तरफ फ्लो होने की कोशिश करेगी, है कि नहीं है? दैट मीन्स जो एयर प्रेशर होगा ना वो लगभग 15 से 50 MB लोअर देन दी सराउंडिंग होगा, है ना? तो इतना बहुत ज्यादा कम हो जाएगा सराउंडिंग से। डायमीटर कितना हो सकता है भाई? 20 से 50 किलोमीटर इसका डायमीटर हो सकता है, कभी कभी तो 100 किलोमीटर का भी डायमीटर हो सकता है। समझ में आई ना ये वाली बात? नॉर्मली नाउ यहाँ पर क्या होगा? सब्सिडेंस होगा, मतलब डिसेंडिंग एयर होगी। क्या होगी? डिसेंडिंग एयर होगी, सब्सिडेंस होगा, डिसेंडिंग एयर होगी। दैट मीन्स यहाँ पर मेरा क्लियर स्काई होगा, लाइट विंड होंगी। क्या होगी? क्लियर स्काई होगा, लाइट विंड होंगी, बहुत धीमे से विंड चलेंगी और यहाँ पे स्काई भी क्लियर होगा। टेम्परेचर जो होगा वो वार्मर देन दी सराउंडिंग होगा। याद रखना, अब आप लोगों को पता है कि लो प्रेशर एरिया है। लो प्रेशर कब बनती है कोई चीज है? जब वहां का टेम्परेचर हाई हो, है कि नहीं? जब वहां का टेम्परेचर हाई हो तो लगभग दिमाग में रखना कि इसका टेम्परेचर सराउंडिंग एरिया से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? हायर होता है। लगभग 10 डिग्री सेल्सियस हायर होता है, याद रखना। तो वही चीज हो गई, 8 से 10 डिग्री हायर होता है देन द सराउंडिंग। कीवर्ड अगर आप यूज करोगे आपको याद रखना कि अरे यार मुझे तो याद ही नहीं हो रहा, आई ऑफ द साइक्लोन्स के अंदर कैसे करूंगा? तो बस दिमाग में ये रखो कि आई एक्ट एज अ थर्मोडायनेमिक्स इंजन कोर ऑफ दी ट्रॉपिकल साइक्लोन, जहां पर एयर जो होगी सबसाइड होगी। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो रहा है। क्यों? यहाँ पर क्या हो रही है? आप लोगों की एयर जो होगी वो सबसाइड होगी, सबसाइडिंग एयर आएगी यहाँ पर। नॉर्मली समझ में आई ना ये वाली बात? नॉर्मली आई ना ये चीज समझ में? यहाँ पर क्या होगी? सबसाइड हो रही है। नाउ इसको अगर और ज्यादा छोटे छोटे उसमें लिखना है कि मान लो इतनी सारी चीजें नहीं पूछी, स्ट्रक्चर नहीं पूछे, तो कोई और भी चीजों में यूज करके आ सकते हो। 2 लाइन में सीधा लिख सकते हो
सेंट्रल काम रीजन होगा, डायमीटर 20 से 50 मीटर की समथिंग हो सकता है, डिसेंडिंग एयर होंगी, क्लियर स्काई होगा, वेरी लो प्रेशर होगा। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। नाउ आई वॉल, सेकेंड इज आई वॉल। आई वॉल क्या हो गया, देखो अभी तो अपन ने नीचे वाला हिस्सा देख लिया, आई वॉल मतलब होता है ये वाला हिस्सा, वर्टिकल हिस्सा, ठीक है, ये वाला यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब ये मैंने बिल्कुल बट ऐसे बनाया ना, ओरिजिनल ऐसा नहीं होता, मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बना के दिखाता हूँ, ये इस तरीके का बनता है आई वॉल, ठीक है। तो ये हो गया आई वॉल, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोगों को डेंस रिंग मिलेगी किस चीज की, कुमुलोनिम्बस की। कुमुलोनिम्बस को अपन CB से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C स्मॉल b, क्लाउड सराउंडिंग द आई। आई को पूरी तरीके से सराउंड कर लेते हैं। ये वाली जो आई है ना, इस वाले इलाके को क्या बोलते हैं, आई वाला बोलते हैं, है कि नहीं है। तो ये वाली ये तो इसकी आई हो गई देखने में। अब यहाँ पर क्या होगी, इसको पूरे को सराउंड कर दिए, ये वाली ये जो है ना, इस वाले इलाके को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं, ये इसको क्या बोल रहा है, इसको क्या कर रहा है, ये यहाँ पर कुमुलोनिम्बस जो होंगे इसको पूरे तरीके से सराउंड कर लेंगे आई को। जोन ऑफ मैक्सिमम विंड वेलोसिटी, सबसे ज्यादा जो विंड जो की स्पीड जो होगी ना, वो इसी इलाके में होगी। कहां पर होगी, इसी इलाके में होगी। कहां पर, आई वॉल के इलाके में। यहाँ पर 200 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी हो सकती है। हैवीएस्ट रेनफॉल भी अच्छा खासा होगा। क्यों, मैंने बताया था ना, इंस्टेबिलिटी अच्छी खासी होगी यहाँ पे। इंटेंस कन्वेक्शन होगा, मतलब यहाँ पर आप लोगों की एयर जो होगी ना, अपवर्ड एयर मोशन होगा। अपवर्ड होगा कैसे, इस तरीके से, यहां से मेरी एयर गई ऐसे, यहां से मेरी एयर गई, अब क्या होगा, ये ऊपर की तरफ उठेगी, तो ये ऊपर की तरफ उठ गई। अब ये ऊपर सीधी ऐसे नहीं जाएगी, कैसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी, घूमते हुए, स्पाइरलिंग, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों की जा रही है, तो अपवर्ड एयर मोशन हो रहा है। इससे क्या होगा, अपवर्ड एयर मोशन होगा तो क्या होगा, लेटेंट हीट रिलीज होगी। वर्टिकल एक्सटेंट जो अगर मैं बात करूं तो ये कितना ऊपर तक जा सकता है भाई, 12 से 15 किलोमीटर ऊपर तक जा सकता है। दैट मीन्स मेरा पूरा ट्रोपोपॉज जहां तक है ना, वहां तक मेरा जा सकता है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली है, कई जगह पर आप लोगों का 12 किलोमीटर का भी दूरी होती है, कई जगह पे आप लोगों की 15 किलोमीटर की भी दूरी होती है ट्रोपोपॉज की। क्यों, इक्वेटर और उसकी बात हो गई ना। और याद रखना, इक्वेटर के ऊपर आप लोगों का साइक्लोन्स कोई भी नहीं बनते हैं, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स जो होती है निग्लेजिबल होती है। नाउ कांस्टेंट चेंजेस ड्यू टू द आई वॉल रिप्लेसमेंट साइकिल। क्यों भाई, हमेशा ये चेंज होती रहती है। क्यों, क्योंकि आई वॉल का रिप्लेसमेंट साइकिल जो है ना, उसके कारण। क्यों, आई वॉल जो है उसकी रिप्लेसमेंट साइकिल, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है ना, ये ऊपर जाएगा, फिर लेटेंट हीट के कारण ये रिलीज कर देगा, आसपास का जो है गर्म हो जाएगा, तो इस तरीके से रिप्लेस होता जा रहा है। नाउ अब कीवर्ड इसमें इसको याद करने के लिए, आई वॉल क्या होता है, द पावर हाउस ऑफ द साइक्लोन है, जहां पर मैक्सिमम डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल देखने को हम लोगों को मिलता है, वहीं पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड रहता है। याद रखना ये चीज है। नाउ सराउंडेड आइस, मोस्ट वायलेंट विंड होती है यहाँ पर। पहले ये क्या करती है, सराउंड करती है आई को, मोस्ट वायलेंट विंड होती है, रेनफॉल यहीं पे होती है। टावरिंग कुमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं। क्यों टावरिंग क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो ये 10 से 12 किलोमीटर इसके सराउंडिंग है ना, तो टावरिंग होंगे ना, बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आई ना बात समझ में। तो अगर आपको ये पसंद आ गया है, अगर समझ में आ गया है, तो एक बार ओके सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में ओके लिख के मुझे बता देना कि मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप सीधा सीधा मुझे डाउट पूछ सकते हैं। स्पाइरल रेनवेंट्स क्या होते हैं, स्पाइरल रेनवेंट्स मिलते हैं अपन लोगों को देखने को। क्यों, कर्व्ड बैंड है ऑफ द क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन स्पाइरलिंग आउटवर्ड फ्रॉम दी आई वॉल। भाई आई वॉल से बाहर की तरफ, आई वॉल क्या है, ये है, ये हो गई आई वॉल। आई वॉल के बाहर की तरफ आप लोगों को क्या देखने को मिलते हैं, स्पाइरलिंग, इस तरीके से स्पाइरलिंग बैंड्स देखने को मिलते हैं क्लाउड्स के, और प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। नाउ ये कितना हो सकता है भाई, ये 300 से 500 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर हो सकता है। सेंटर ये वाला इलाका हो गया, यहाँ से 300 से 500 किलोमीटर तक इसका क्या हो सकता है, दूर जा सकता है। मतलब इतना दूर तक आप लोगों को क्या देखने को मिल सकता है, स्पाइरल रेनवेंट्स देखने को मिल सकते हैं, स्पाइरल रेनवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। अल्टरनेटिंग जोन्स ऑफ द कन्वेक्शन, अल्टरनेटिंग जोन्स ऑफ द कन्वेक्शन होते हैं, सब्सिडेंस होते हैं। मतलब एक कन्वेक्शन होगा और सब्सिडेंस भी होगा इस इलाके में। क्या होगा, कन्वेक्शन भी होगा और सब्सिडेंस भी होगा। कॉजिंग द इंटरमिटेंट हैवी सावर, क्या होगा, ये इंटरमिटेंट हैवी सावर को ये क्या कर रहे हैं, कॉज कर रहा है। समटाइम्स जनरेट द टोर्नाडो, कभी कभी क्या होता है, इसके कारण क्या, यहाँ पर क्या होते हैं, टोर्नाडोज आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि लोकलाइज इंस्टेबिलिटी होती है ना।
तो अभी तो ये मेन तो अपना साइक्लोन यहाँ पर है, लेकिन इसे 200-300 किलोमीटर के आसपास ये चल रहा है, अपना स्पाइरलिंग रेनवेट चल रहा है। तो क्या हो गया, लोकलाइज इंस्टेबिलिटी आ गई। तो इसका मतलब ये इसके कारण अपने टोर्नाडोज भी आ सकते हैं। तो याद रखना, स्पाइरलिंग बैंड जो होते हैं ना, वो एक्ट करते हैं एज अ फीडर चैनल। ये करते हैं फीडर चैनल की तरह एक्ट करते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मॉइस्चर टुवर्ड दी आई बॉल। ये क्या कर रहे हैं, आई बॉल की तरफ आप लोगों को मॉइस्चर लेकर आ रहे हैं, यही फीड कर रहे हैं मॉइस्चर को। क्यों, मॉइस्चर अगर खत्म हो गया तो आप लोगों का साइक्लोन भी खत्म हो जाएगा। ये मैंने लास्ट की वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, कर्व्ड बैंड है ऑफ द थिक क्लाउड एंड हैवी रेन एक्सटेंड दी हंड्रेड्स ऑफ द किलोमीटर, मतलब 300 से 500 किलोमीटर, समझ में आया ना। नाउ नेक्स्ट इज सरफेस इनफ्लो एंड बाउंड्री लेयर। क्या, सरफेस इनफ्लो एंड दी बाउंड्री लेयर। सरफेस विंड्स स्पाइरल इनवर्ड्स। अब क्या होगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आई, क्या होगा, अंदर की तरफ स्पाइरलिंग आएगी। ये चीज तरीके से अंदर की तरफ जाएगी, विंड्स ऐसे जाती है ना इसके अंदर, है ना, पूरी की पूरी ये अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स लग रहा है, तो डिफ्लेक्शन ड्यू टू द अर्थ रोटेशन हो रहा है। विंड जो होगी अप्रोच करेगी आई की तरफ एट दी शैलो एंगल। एक छोटा सा एंगल होगा, उससे आप लोग आई की तरफ अप्रोच करेगी विंड, और स्ट्रॉन्गेस्ट एट द सरफेस। सरफेस पर क्या होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। सी स्प्रे होगा, इवेपोरेशन होगा, कंटिन्यूसली सप्लाई द लेटेंट हीट। अब क्या करेगा, ये लेटेंट हीट कंटिन्यूसली क्या करेगा, सप्लाई करेगा। क्यों, सी स्प्रे प्लस इवेपोरेशन के कारण। नाउ कीवर्ड यूज कर सकते हैं इसमें अपन, सरफेस इनफ्लो हो रहा है तो उसके कारण क्या बनना है, फ्यूल इनटेक हो रहा है सिस्टम ऑफ साइक्लोन के अंदर। आ गई बात समझ में। नॉर्मली वर्टिकल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, साइक्लोन क्या होता है नॉर्मली, वेट टेक्निकल ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है। वर्टिकल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, नेक्स्ट वर्टिकल स्ट्रक्चर, साइक्लोन यहाँ पर क्या, ये क्या होता है, साइक्लोन क्या है, एक वार्म कोर सिस्टम है। मतलब टेम्परेचर जो होगा ना सेंटर में हायर देन द सराउंडिंग होगा। वर्टिकल एक्सटेंड क्या होगा, सरफेस से ट्रोपोस्फियर की तरफ जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया ना, ये सरफेस से चालू हो रहा है और ट्रोपोस्फियर की तरफ जा रहा है। तो लगभग 12 से 15 किलोमीटर का होगा ये चीज है। नियरली सिमेट्रिकल क्लाउड बनेंगे, क्लाउड टावर बनेंगे विद इन द मैक्सिमम इंटेंसिटी एट द मिड ट्रोपोस्फियर। मिड ट्रोपोस्फियर पे क्या होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होंगे ना, वो होंगे अपने वर्टिकली स्टैक्ड बैरोट्रॉपिकल सिस्टम के पास। ठीक है, नाउ इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो। तो ये आप लोगों का छोटा सा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब आप चाहो नॉर्मली एग्जाम के अंदर समय मिलता है तो हर उसका एक एक जो है मैंने बताया आप लोगों को स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम बना के आ सकते हो, या फिर आप सीधा से सीधा ये डायग्राम बनाकर आ सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को आई देखने को मिली, आई बॉल देखने को मिली, है कि नहीं है, इस तरीके से। अब आप बोलोगे डिसेंडिंग, भैया डिसेंडिंग ही तो हो रही है यहाँ पर, है कि नहीं है, नॉर्मली यहाँ डिसेंडिंग तो हो रही है पूरी, यही पूरी हवा यहाँ पर, ये देखो ये डिसेंडिंग आ रही है, यहाँ पर अपना कॉपी बन गया इस तरीके से, है ना। ये देखो नॉर्मली, ये देखो यहाँ से असेंड हो रही है, ये आप लोगों की बन रही है इस तरीके से। देखो ये बन गया आप लोगों का आउटफ्लो टाइप का हो रहा है, ये आप लोगों के क्लाउड्स बन रहे हैं, है कि नहीं। डायग्राम ये बनाकर आ सकते हो नॉर्मली। नाउ अगर एग्जाम के अंदर इतना ही करना है तो भाई ये तो जनरल स्टडीज। अब थोड़ा सा अपन लोग मेंस एग्जाम में ऑप्शनल के लिए अगर वैल्यू एडिशन मटेरियल देख लें, 2-2 लाइन अगर एक्स्ट्रा लिख जाए तो आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स ही मिलने वाले हैं। तो आप 2 थिंकर्स के नाम दिमाग में रखना। एक है राइल, 1954 में इनने हीट इंजन मॉडल के बारे में बताया था। किसका, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के हीट इंजन मॉडल का, किसने, राइल ने। और अगर ये भी नहीं रखना तो आपको याद है ना, मैंने हीट इंजन मॉडल बताया था नॉर्मली लास्ट वीडियो में, तो उस वाले के नाम लिख सकते हो। एक है इम्यूनल, 1986 में पोटेंशियल इंटेंसिटी थ्योरी के बारे में बात की थी। ठीक है, तो इसको आप मेंशन करके आ सकते हो नॉर्मली। कीवर्ड टू स्कैटर इन द आंसर, भाई क्या क्या आप लोगों को आंसर में कीवर्ड यूज करने हैं भाई, वार्म कोर, वेरोट्रॉपिक, आई वॉल, रिप्लेसमेंट, लेटेंट हीट इंजन, वेंटिलेशन, फीडर वेंड, स्टॉर्म सर्जेस। ठीक है, ये वाले आप कीवर्ड्स यूज करके आ सकते हैं जो मैंने अपने आप लोगों को समझाया। देखो बैरोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है नॉर्मली आप लोगों का, सीधी सीधी बात है, प्रेशर से रिलेटेड है। ठीक है, वार्म कोर तो पता ही है। आई वॉल रिप्लेसमेंट आप लोगों को पता ही है भाई, आई वॉल रिप्लेसमेंट होती रहती है, तभी तो आप लोगों का सीधा सीधा चलता जाता है, उठता जाता है, वो उठती जाएगी, आप लोगों की रिप्लेस होती जाएगी, ऐसे 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 ऐसे। नाउ लेटेंट हीट इंजन आपको पता ही है। वेंटिलेशन आप लोगों को पता ही, वेंटिलेशन मतलब बाहर अगर आप लोगों का आउटपुट फ्लो नहीं मिलेगा, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था ये वाली चीज़ है कि आउटपुट फ्लो नहीं मिलेगा तो ये तो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स आपका अपर जो है पूरा तरीके से खुला होना चाहिए, है कि नहीं है।
ऊपर मतलब एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस दिखनी चाहिए। स्टॉर्म सर्जेस, ठीक है। अब ये स्टॉर्म सर्जेस और वो क्या होती है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। केस स्टडी देख लो, साइक्लोन एम्फान आया था 2020 में, आई वॉल जो थी ना उसकी 200 किलोमीटर पर स्पीड से बहुत ज़्यादा थी। स्टॉर्म सर्जेस जो थे 5 मीटर का था। डिवास्टेशन जो था वेस्ट में था, बंगाल में और बांग्लादेश में। कंटेम्प्रेरी लिंक देख लो, IPCC AR6 2021 रिपोर्ट के मुताबिक राइजिंग जो है सी सरफेस टेम्परेचर के कारण क्या हो रहा है आप लोगों का, क्लाइमेट चेंज आ रहा है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज आ रहा है जिससे इंक्रीज होगी इंटेंसिटी ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन स्ट्रक्चर। क्यों भाई? जितना ज़्यादा सरफेस का मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोगों का जो इंटेंसिटी होगी वो इंक्रीज होती चली जाएगी। क्यों? वही वाली है, इससे आप लोगों का आई वॉल जो होंगी स्ट्रॉन्गर होंगी, लार्जर रेनवेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, है कि नहीं है? ये चीज़ें देख लो। थ्योरेटिकल मॉडल्स देख लो थोड़े से। कंडीशनल इंस्टेबिलिटी ऑफ द सेकंड काइंड, क्या? कंडीशनल इंस्टेबिलिटी ऑफ द सेकंड काइंड। इसमें क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन द लो लेवल कन्वर्जेंस एंड द डीप कन्वेक्शन। क्या? लो लेवल कन्वर्जेंस और डीप कन्वेक्शन के बीच में अगर इंटरेक्शन हो जाए तो आप लोगों का कंडीशनल इंस्टेबिलिटी ऑफ द सेकंड काइंड हो जाता है। पॉजिटिव फीडबैक देता है ये। जैसे क्या होता है? पहले क्या होता है? राइजिंग मॉइस्ट एयर, है ना, इससे क्या होगा आप लोगों का? कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होने से क्या होगा? लेटेंट हीट रिलीज होगी। जैसे लेटेंट हीट रिलीज होगी तो आप लोगों का फर्दर कन्वेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि आप बाहर जब ये हीट जब रिलीज करेगा तो आसपास का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो और ज़्यादा कन्वेक्शन होने लगेगा। नेक्स्ट इज विंड इंड्यूस्ड सरफेस हीट एक्सचेंज। क्या? विंड इंड्यूस्ड सरफेस हीट एक्सचेंज, विंड इंड्यूस्ड सरफेस हीट एक्सचेंज। नाउ ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड जो होती है ना वो इन्हांस करती हैं इवेपोरेशन को, इंक्रीज करती हैं। इंक्रीज्ड मॉइस्चर जो होगा ना वो फ्लक्स फीड करता है कन्वेक्शन को और एक्सप्लेन करता है रैपिड इंटेंसिफिकेशन को। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। अब देखो इतना पूरा जो मैंने ये बताया वैल्यू एडिशन में पूरा, इतना पूरा आप लोगों को जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा लगता है। एक दो लाइन ही अगर मेंशन कराए ना आप एग्जाम के अंदर तो भाई आप लोगों को दिखाता है कि कितनी डेप्थ है आप लोगों को, तो एग्जाम में 100% आप लोगों को क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को दूसरे मटेरियल में जाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इतना कर लो आप लोगों को 100% मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अगर ये चीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ ओके कमेंट सेक्शन में लिख देना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एक बार और शेयर कर देना इस वीडियो को अगर आप लोगों को लगता है कि सही चीज़ चल रही है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स देख लो नॉर्मली आपके नोट्स के अंदर अपडेट करने के लिए। ठीक है, सीधा सीधा बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और पूरे देश ग्लोबल रीजन का मैंने एग्जाम्पल दे दिए हैं नाउ। और जो लेटेस्ट में जो आ रहा है ना उसमें भी दिमाग में रखते जाना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने लिखवा दिए तो हो गया भाई, अभी अपने पास ये है तो ये है। अब जब नया आएंगे तो आप उसके अंदर थोड़ी एक लाइन छोड़ देना, उसी से आप लोगों के अपडेट होते जाएंगे। जैसे साइक्लोन रेमल 2024 में आया था, कहाँ पर? बांग्लादेश को हिट किया था और वेस्ट बंगाल को हिट किया था, बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ गए थे। और मिचोंग 2023 में आया था आंध्र प्रदेश के अंदर, चेन्नई फ्लड्स आया था। मोचा तो आप लोगों को सबको याद ही होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये। म्यांमार बांग्लादेश वाली बात हो गई, कैटेगरी 5 इक्विवेलेंट का था ये। नाउ अरेबियन सी के अंदर बिपरजॉय था, आप लोगों को याद है लास्ट टाइम आया था और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, लॉन्ग लास्टिंग था, गुजरात से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी ड्यू टू द रैपिड वार्मिंग 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक। ग्लोबल में अगर देखा जाए तो एक हरिकेन आया था इदालिया, है ना, फ्लोरिडा USA के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ था, इसका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था ये। ठीक है, नेक्स्ट जो लेटेस्ट जो अभी आया है बर्ली आया है। कौन से आया है? बर्ली आया है, डेट वेरिल आया है कैरेबियन के अंदर। यहाँ पर अर्लीस्ट कैटेगरी 5 का एटलांटिक हिस्ट्री के अंदर इतना खतरनाक जो है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है 2024 का याद रखना ये चीज़ है। कहीं भी आप यूज़ करके आ सकते हो, नॉर्मली ऐसा नहीं है कि वो है। और आप लोग ये भी समझ पा रहे हो कि हर साल कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जिसके कारण ये हमेशा न्यूज़ में बना रहता है, तो अपना टॉपिक जो है एवरग्रीन हो जाता है। क्लाइमेट चेंज डायमेंशंस देख लो। अब क्लाइमेट चेंज से क्या होगा, इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? IPCC रिपोर्ट AR6 रिपोर्ट के मुताबिक जो 2021 में आई थी, इसमें बोला था कि फ्रिक्वेंसी जो है ना वो मे नॉट इंक्रीज ड्रास्टिकली। भाई जरूरी नहीं है कि ड्रास्टिकली इंक्रीज हो, बट इंटेंसिटी जो होगी ना या और रेनफॉल जो होगा एसोसिएटेड विद द साइक्लोन वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। चाहे वो फ्रिक्वेंसी इतनी नहीं हो, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं आए, लेकिन जो उसकी इंटेंसिटी होगी बहुत ज़्यादा पावरफुल अपने देखने को मिल सकते हैं। इंडियन ओशन वार्मिंग जो है फास्टेस्ट ग्लोबली। ठीक है, इंडियन ओशन वार्मिंग जो हो रही है बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो रहा है।
तो इसका मतलब अरेबियन सी में जो है साइक्लोन राइज कर रहा है। अर्बन फ्लडिंग की बात करें, कोस्टल वल्नरेबिलिटी की बात करें, अर्बन फ्लडिंग हो रहा है और कोस्टल वल्नरेबिलिटीज आ रही हैं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इंक्रीज कर रहा है, लिंक टू द एल नीनो इंडियन ओशन डाइपोल एपिसोड। ठीक है, नाउ मॉड्यूलेट फ्रिक्वेंसी हो रही है जिससे अपन लोग और ट्रैक्स हो रहे हैं, है कि नहीं है। तो पूरा का पूरा अब एल नीनो इंडियन ओशन डाइपोल जब अपन लोग आगे देखेंगे, जब हम लोग मॉनसून डिस्कस करेंगे उसके ही चीज में अपन लोग देखते चले जाएंगे। नाउ इतना हो गया। अब देखो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइक्लोन्स। क्या है? मैक्सिमम टाइम जितनी बार भी क्वेश्चन आया ना, बस ये समझ लो 80% जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ही पूछते हैं। समझ में आया एग्जाम के अंदर। और क्या पूछते हैं ज्यादातर, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो पूछ लेते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी डिस्कस कर रहा हूं कि आप लोगों के माइंड में आ जाए और आप लोगों के नोट्स में ये चीजें आ जाए। तो जब अपन लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ना, तो उसमें एग्जैक्ट जिस तरीके से एग्जाम के अंदर हम लोग लिख के आएंगे, मैं उस तरीके से आप लोगों को पूरा का पूरा बताऊंगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना नॉर्मली, है ना। अगर आप चाहते हैं कि भाई इस तरीके से ही मैं करता जाऊं तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना, जिससे मुझे पता चल जाए। और हाँ, टाइम स्टैम्प जरूर बताना कि आप किस चीज पर ओके लिख रहे हो, जिससे मुझे समझ में आए कि हाँ नॉर्मली। तो फीडबैक दोनों तरफ से होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइक्लोन्स। देखो दो टाइप के साइक्लोन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला है अपना ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ये दो टाइप के होते हैं? नहीं होते। मैंने लास्ट वीडियोस में बताए थे आप लोगों को कि दो टाइप के नहीं होते। हमारे एग्जाम में सिलेबस के अंदर जो दिया हुआ है वो क्या आता है उसी पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए अपन लोग दो टाइप के ही पढ़ रहे हैं। नाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंदर एनर्जी सोर्स कैसा होता है? लेटेंट हीट ऑफ द कंडेंसेशन। क्यों भाई? लेटेंट हीट ऑफ द कंडेंसेशन के ही इसका एक एनर्जी सोर्स है। क्यों? वार्म ओशन अगर होगा लगभग 26.5 डिग्री सेल्सियस तक, तभी तो आप लोगों की एनर्जी सोर्स है। अब ऐसा ट्रॉपिकल टेम्परेट में तो होता नहीं है। टेम्परेट में तो क्या हुआ, दो एयर मास टकरा है और आप लोगों का क्या बन गया, साइक्लोन बन गया। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन के केस में ऐसा नहीं होता। स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई? देखो आई देखने को मिलती है, आई वॉल देखने को मिलती है, स्पाइरल रेन बैंड्स देखने को मिलते हैं। वही मैंने अभी बताया आप लोगों को, आई बहुत काम होती है, लो प्रेशर होता है, आई वॉल में वायलेंट विंड होती है, हैवीएस्ट रेनफॉल देखने को मिलता है। यहाँ पर कुमुलो निम्बस देखने को मिलता है ना, कुमुलो निम्बस क्लाउड देखने को मिलता है। स्पाइरल रेन बैंड्स की अगर मैं बात करें तो स्पाइरल रेन बैंड्स देखने को यहाँ मिलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया। नाउ साइज कैसा होता है? लगभग 200 से 500 किलोमीटर डायमीटर तक इसका साइज हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है, स्मॉलर होता है। लेकिन अब ट्रॉपिकल से तो बहुत ज़्यादा स्मॉलर है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत अच्छी खासी होती है, इसकी इंटेंस बहुत ज़्यादा होता है ना। विंड स्पीड इसकी होगी 120 से 300 किलोमीटर के आसपास। तो अगर मैं 300 बोल दिया तो क्या आप बोलोगे कि अरे 300 से ऊपर नहीं हो सकती? भाई 100% हो सकती है। सुपर साइक्लोन्स के नाम सुने हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, वो आराम से हो सकती है। लेकिन मैं ये एवरेज बात कर रहा हूँ, नॉर्मली बात करोगे तो कितनी होती है आप लोगों की? 120 से 300। वही वाली बात हो गई कि भाई इंसान कितना जीता है। भाई हमने बोल दिया कि एवरेज इंसान 75 ईयर्स जीता है, तो अब लोग नहीं यार मैंने तो एक इंसान को देखा था वो 120 ईयर्स भी जी रहा था। भाई जी सकता है ना, कौन मना कर रहा है? तो इसी चीज में इसमें भी यही चीज कंसिडर की जाती है कि अगर मैंने बोल दिया कि भाई साइज 200 से 500 किलोमीटर है, तो ये एग्जैक्ट उसने लिमिट नहीं कर लिया उस चीज को। कोई भी ऐसी चीज नहीं है भाई, याद रखना हमारे नेचर के अंदर हम लोग जितना भी चीजें पढ़ रहे हैं इसमें, तो नेचर ने कोई भी चीज लिमिट उस पर नहीं लगाई है। तो वो कहीं भी आप लोगों को एक्सेप्शनल केस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, वेदर कंडीशन देखोगे, टोरेंटियल रेनफॉल होता है, स्टॉर्म सर्जेस होते हैं और फ्लडिंग देखने को मिलती है। लाइफ स्पान 7 से 14 दिन को भी देखने को मिलता है। और ये 7 से 14 दिन तो नॉर्मली बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये कुछ मंथ्स भी हो जाता है। 1.5 से 2 मंथ भी ये आप आराम से हो सकता है, क्योंकि उसको कभी कभी बनने में भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बने। तो 7 से 14 दिन अपना एवरेज दे दिया। ट्रैक भाई किधर की तरफ जाता है? ये वेस्टवर्ड जाता है और पोलवर्ड डिफ्लेक्शन होता है। क्या? वेस्टवर्ड और पोलवर्ड डिफ्लेक्शन होता है। अब इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को इसकी डायरेक्शन नहीं बताई थी। ठीक है, अब देखो कॉमन सेंस लगाना। ये मैं कहाँ पर हूँ अभी? ये 0 है, ये 30 डिग्री नॉर्थ है, ये 30 डिग्री साउथ है। ये क्या आ रही है? ये ईस्टर्लीज आ रही है मेरी इधर से, है ना, नॉर्थ ईस्टर्लीज। ये भी मेरी ईस्टर्लीज आ रही है। अब मुझे बताना कि मेरा जो है साइक्लोन है वो यहां पर जनरेट हो गया। मान लो ये साइक्लोन मेरा यहां पर जनरेट हो गया। अब ये जनरेट हो गया क्या होगा? ये मेरा किधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा?
पोलवर्ड जाने की कोशिश करेगा। किधर जाने की कोशिश करेगा? पोलवर्ड जाने की कोशिश करेगा। जब ये पोलवर्ड जाने की कोशिश करेगा तो ये क्या होगा, ये मेरी जो ईस्टर्लीज जो आ रही है ना, ईस्टर्ली, अब ये इधर जा रहा है, इधर इधर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है ये, और इसमें क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अब कौन सा, अभी मैं केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की मैं बात करूं तो कोई चीज अगर ऐसे जा रही है, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन है। अब अगर मेरी हवा इधर से इधर जाएगी, ठीक है, इधर से इधर जाएगी, तो दैट मीन्स ये इसको अपोज करेगी। तो मेरा ये इसको जो मेरी सीधी जा रही थी इसको किधर की तरफ मोड़ देगी, इधर मोड़ देगी, लेकिन जाएगी किधर, ये हमेशा इधर इधर ही तो जाएगी। दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन ऐसे न जाके, अब जा तो ऐसे ही रही है, इधर की तरफ मोड़ तो रही है, अब ये जा तो इधर रही है, लेकिन साथ में ये इधर भी तो जा रही है कि नहीं है, साथ में इधर भी जा रही है। दैट मीन्स ये मेरी किधर की तरफ जाएगी, वेस्ट की तरफ फ्लो करेगी। किधर की तरफ फ्लो करेगी? वेस्ट की तरफ फ्लो करेगी। दैट मीन्स अब ये देख रहे हो ना, यहाँ पर डायरेक्शन अगर मैं बताऊंगा तो ये इधर तो अपने आप ही जा रही है, लेकिन बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द ईस्टर्लीज ये किधर की तरफ मूव करेगी, वेस्ट की तरफ मूव करेगी। तो ये किधर की तरफ जाएगी, अपना वेस्टवर्ड इसका क्या होगी, डायरेक्शन होगी, ट्रैक क्या करे, किधर की तरफ होगी, वेस्टवर्ड मूव करेगी, इस तरीके से मूव करेगी, याद रखना। और अपन लोगों ने अब ऐसे में इसमें भी देख लो कि नॉर्मली ये किधर जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ये किधर की तरफ मोड़ेगा, इसको इधर की तरफ मोड़ेगा। तो ये मेरा क्या होगा, अपना ऑब्वियस सी बात है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो अपने किधर जाते हैं, वेस्टवर्ड जाते हैं। अब इसी के केस में अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर की बात चल रही है, समझ में आना ये वाली बात। नॉर्मली अब देखो, नॉर्मली अगर मैं ऊपर बात करूं, यहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये ईस्टर्ली ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली। समझ में आई ना ये वाली बात? नॉर्मली आ गई ना? अगर एक बार बात समझ में आ गई है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना। नाउ टेम्परेट साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स, तो एनर्जी सोर्स क्या होता है इसका, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द वार्म एंड दी कोल्ड एयर मासेस। कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास के टकराने से आप लोगों को क्या बनेगा, टेम्परेट साइक्लोन बनेगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, वार्म फ्रंट देखने को मिलेंगे। वार्म फ्रंट किधर होते हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को, एक होता है अपना कोल्ड फ्रंट, एक होता है वार्म फ्रंट। अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करूं तो कोल्ड फ्रंट हमारे वेस्टर्न साइड होते हैं, वार्म फ्रंट हमारे ईस्टर्न साइड होते हैं, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द ईस्टर्लीज एंड दी वेस्टर्लीज। यहाँ पर ईस्टर्लीज होता है, यहाँ पर वेस्टर्लीज होता है। समझ में आया ना? ये हम लोगों को देखने को मिलते हैं। कोल्ड, अब जो वार्म फ्रंट जो होते हैं ना वो जेंटल होते हैं, जेंटल स्लोप होता है, डिजल्स होते हैं। कोल्ड फ्रंट जो होते हैं ना वो स्टीप होते हैं, स्टीप स्लोप होता है। हैवी रेनफॉल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन याद रखना हैवी रेनफॉल तो देखने को मिलता है लेकिन कम टाइम के लिए, कम टाइम के लिए। लेकिन वार्म फ्रंट के अंदर आप लोगों को जेंटल स्लोप देखने को मिलता है, रेनफॉल भी देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू द कोल्ड फ्रंट। बट इसकी जो इंटेंसिटी जो होती है वो कम होती है, लेकिन टाइम पीरियड जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए चलता है। क्योंकि इसके कंपेयर में, कोल्ड फ्रंट के कंपेयर में वार्म फ्रंट जो होता है थोड़ा सा स्टेबल होता है। फिर होता है ऑक्लोडेड फ्रंट, मतलब ऑक्लोडेड फ्रंट का मतलब होता है बिल्कुल मिक्स हो जाना और इसको ऊपर उठा देना। अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। साइज क्या होगा, अब ऑब्वियस सी बात है, दो फ्रंट के आपस में टकराने से हो रहा है, और फ्रंट मेरे जो होते हैं ना वो लगभग कई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक हो सकता है। इसीलिए इसका जो साइज होता है ना वो लगभग 1000 से 3000 किलोमीटर डायमीटर हो सकता है, मतलब लार्जर होता है। बट इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी ऐसा हीट इंजन टाइप का वर्क नहीं कर रहा है, इसमें केवल दो जो फ्रंट है ना वो आपस में टकरा रहे हैं, उससे आप लोगों का क्या बन रहा है, सीधा सीधा क्या बन रहा है, आप लोगों का टेम्परेट साइक्लोन बन रहा है। तो इसकी इंटेंसिटी एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन कम होती है। विंड स्पीड जो होगी ना वो 30 से 60 किलोमीटर पर आवर तक होती है इसकी, और आप लोगों को पता है ट्रॉपिकल साइक्लोन में 300-400 किलोमीटर तक भी पहुंच जाती है। तो इसका मतलब इंटेंसिटी कम हो गई। वेदर कंडीशंस कैसी होगी भाई, फ्रंटल रेनफॉल होगा, ठीक है, क्लाउडी होगा, स्टॉर्मी वेदर होंगे। लाइफ स्पैन, अब देखो उसको जो है थोड़ा थोड़ा बनने से लेकर, उठने से लेकर लास्ट तक खत्म होने में लगभग 7 से 14 दिन या फिर कभी कभी 2 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन ये तो चूंकि फ्रंट है तो ये क्विक बनते हैं, क्विक खत्म भी हो जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो लाइफ स्पान क्या होगी इसकी, कम होगी, तो मतलब 5 से 7 डेज इसकी लाइफ स्पान होती है। ट्रैक जो होगा किधर की तरफ जाता है, वेस्टर्लीज जाती है। क्यों? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, बिकॉज ऑफ दी वेस्टर्लीज, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये आप लोगों का जाएगी। देखो मैंने अभी यही बताया आप लोगों को, ये किधर जा रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। इधर किधर जाएगा आपका, वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो बस वही चीज हो गई नॉर्मली, मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन इधर जा रहा है आप लोगों का
ईस्ट से वेस्ट की तरफ, है कि नहीं है नॉर्मली। अब ये क्या जाएगा ईस्ट वर्ड, इसके अपन क्या लिख सकते हैं, वेट, अपन ने जैसा किया है सेम वैसा का वैसा लिख दो जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, बिकॉज ऑफ दी, हाँ वेस्टर्लीज ही बोल सकते हैं इसको, वेस्टर्लीज ही तो बोलेंगे इस चीज को, ठीक है। तो किधर जाएगी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, मतलब ईस्ट वर्ड इसका ट्रैक हो रहा है, मतलब इधर की तरफ जाएगी। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। नाउ अब देखो टेम्परेट साइक्लोन और ये चीज देख लिया आपने कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट इज पोलर फ्रंट थ्योरी इन द ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखो अभी तक मैंने आप लोगों को जब मैंने क्या बताया था, ट्रॉपिकल साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन जब बताया था तब मैंने बताया था, उसके अंदर बताया था मैंने पोलर फ्रंट थ्योरी। पोलर फ्रंट थ्योरी मतलब दो आप लोगों के फ्रंट्स के टकराने, मतलब एक फ्रंट बनने पर आप लोगों को क्या, दो फ्रंट बनने पर आप लोगों को क्या बनेगा, टेम्परेट साइक्लोन बनेगा। मतलब दो एयर मास अगर आप लोगों के टकराए हैं तो आप लोगों का टेम्परेट साइक्लोन देखने को मिल सकता है। बट एग्जाम के अंदर इन्होंने क्या कर दिया कि क्वेश्चन पूछ लिया कि पोलर फ्रंट थ्योरी का जो है एक्सप्लेन करो और उसका जो क्या बोलते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अपन लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम बेस्ड कर रहे हैं, तो भाई अगर पूछ लेता है फ्यूचर में भी तो भाई अपन उसको कर पाए, जिससे क्योंकि नॉर्मली लोग जो पढ़ते हैं ना पोलर फ्रंट थ्योरी जो पढ़ते हैं वो टेम्परेट साइक्लोन्स के लिए पढ़ते हैं, ना कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए। तो अपन इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। देखो पहले तो थोड़ा सा रिवीजन ही है और कुछ नहीं है। पोलर फ्रंट थ्योरी में जाना, इसमें थोड़ा सा स्पीड में भगाऊंगा। जिन लोगों को पोलर फ्रंट थ्योरी पढ़नी है वो मेरा टेम्परेट साइक्लोन वाला वीडियो देख सकते हैं आराम से, ठीक है नॉर्मली। नाउ पोलर फ्रंट थ्योरी was propounded by the Bijagness and the Solberry in 1918 to explain the origin of the mid latitude। mid latitude का जो origin है ना उसको explain करता है, और टेम्परेट साइक्लोन जो है और जो टेम्परेट साइक्लोन है उससे बनते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी साइक्लोन डेवलप हो रहे हैं अलोंग दी पोलर फ्रंट। पोलर फ्रंट के अलोंग जो होते हैं आप लोगों के साइक्लोन बनते हैं, और बाउंड्री बिटवीन दी कोल्ड पोलर एयर मास एंड दी वार्म ट्रॉपिकल एयर मास। इट इज एन डायनेमिक कंसेप्ट, ये एक डायनेमिक कंसेप्ट है, मूवमेंट एंड द इंटरेक्शन ऑफ द एयर मास का रेदर देन द स्टैटिक वन। तो सीधी सीधी बात है, स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक हो जाता है। नाउ मेन फीचर क्या है इसका पोलर फ्रंट थ्योरी का, भाई पोलर फ्रंट थ्योरी में फ्रंट होते हैं मतलब बाउंड्री जोन्स होते हैं, मतलब वहां पर आप लोगों को कन्वर्जेंस ऑफ द कोल्ड और वार्म एयर देखने को मिलता है। मतलब वार्म एयर जा रही है, वेट नीचे बना देता हूं, वार्म एयर जा रही है और अपना पोल की तरफ से क्या आ रही है, आप लोगों की कोल्ड एयर आ रही है, तो ये दोनों आपस में कन्वर्ज होंगे, है कि नहीं है नॉर्मली। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट बोलते हैं। साइक्लोजेनेसिस होती है, मतलब क्या होता है, साइक्लोन फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि इनस्टेबिलिटी हो जाएगी फ्रंट के अंदर, इनस्टेबिलिटी हो जाएगी फ्रंट के अंदर, तो इसका मतलब वेव स्टेज बनेगी, फिर मैच्योर स्टेज बनेगी, अगल्जन स्टेज बनेगी और डिसिपेशन हो जाएगा। मतलब मैंने क्या बताया था, नॉर्मली आप लोगों का किस तरीके से आपको पोलर फ्रंट थ्योरी से आप लोगों को क्या बनते हैं, साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। पहले एक वेव बनेगा, फिर आप लोगों का और मैच्योर होगा, फिर अकल्जन हो जाएगा। अकल्जन मतलब कोल्ड के ऊपर आप लोगों का पूरी तरीके से वार्म करंट आ जाएगा, और ये पूरी तरीके से बाद में पूरा जो कोल्ड है वो पूरा उसको उस जगह पर क्या करेगा, आ जाएगा। तो इसे ये क्या हो जाएगा, इसका डिसिपेशन हो जाएगा। तो आराम से पोलर फ्रंट होगा, उससे आप लोगों का वेव फॉर्मेशन होगा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा, अकल्जन होगा और डिसिपेशन होगा। इस तरीके का फ्लो चार्ट बनाकर आ सकते हो नॉर्मली, ठीक है। अब आप बोल रहे हो अरे सर ये तो आपने बहुत जल्दी निकाल दिया। अगर जिन लोगों को ये देखना है तो मेरा एक पीछे का वीडियो है जिसमें टेम्परेट साइक्लोन के नाम से ही आप लोगों को थंबनेल पे ही दिख जाएगा टेम्परेट साइक्लोन, उसके अंदर मैंने पोलर फ्रंट थ्योरी को डिस्कस किया है। तो अब अपन देखते हैं मेन जो एग्जाम के अंदर भी पूछा है और जिसके लिए अपन लोग ये चीज कर रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन पर क्या एप्लीकेबिलिटी है पोलर फ्रंट थ्योरी की। तो पहली बात, सिमिलरिटीज कितनी है और डिससिमिलरिटीज कितनी है, मतलब सपोर्ट कितने, सपोर्ट कैसे करेगी पोलर फ्रंट थ्योरी को ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये अपन लोग देख रहे हैं। भाई पहले आप लोग दिमाग में लगाना, भाई बहुत कम ही ऐसी चीजें जो उसको सपोर्ट करती हैं, ज्यादातर चीजें आपको सपोर्ट नहीं करती हैं। तो अब अगर एग्जाम में पूछ रहे हैं कि भाई ये चीज आप लोगों को कैसे मदद करती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को बनाने में, तो ये 3 ही पॉइंट है जो आप लोगों को मदद करती है। समझ में आया ना, मतलब एग्जाम में मार्क्स की तो लाने हैं, तो बस वही चीज हो गई आप लोगों को। नाउ एयर मास इंटरेक्शन पहला होता है, पहली सिमिलरिटी है एयर मास का इंटरेक्शन होना। इवन ट्रॉपिक्स पर भी
डिस्टर्बेंसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि कन्वर्जेंस ऑफ द ट्रेड विंड हो रहा है। जब ट्रेड विंड का कन्वर्जेंस होगा तो वार्म मॉइस्ट एयर होगी, इससे क्या बनेगा आपका, बिल्कुल ऐसा। अब क्या हो रहा है, जो आप लोगों का ट्रॉपिक्स है ना, ट्रॉपिक्स के ऊपर क्या हो रहा है, आप लोगों का ट्रेड विंड का क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है। देखो ये ट्रॉपिक्स है, ट्रेड विंड्स आए, ये देखो यहाँ पर ट्रेड विंड्स का कन्वर्जेंस हो रहा है ना ये वाले इलाके में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, वार्म मॉइस्ट एयर आ रही है, तो इसका मतलब बिल्कुल फ्रंटोजेनेसिस टाइप की तो कंडीशन बन रही है कि नहीं है। अब आप बोलोगे कि अरे सर आपने तो बोला था कि यहाँ पर फ्रंट, यहाँ पर जो 0 डिग्री है, इक्वेटर है, वहाँ पर तो मेरे साइक्लोन्स बनते ही नहीं है। तो मैंने कब बोला कि यहाँ पर बन रहे हैं भाई, जब मैंने बताया था कि टाइम के साथ साथ क्या होता है, ITCZ शिफ्ट होता है, या फिर कोरलिस फोर्स के कारण ये क्या होता है, आप लोगों का ट्रॉपिक्स को क्या हो जाता है, पार कर जाता है। तो ट्रॉपिक्स नहीं, सॉरी इक्वेटर को ये पार कर जाता है, तो मानसून वाली तो विंड आ ही रही है ना। तो इसका मतलब ये जो मेरी नीचे की जो साउथ ईस्टर्ली जो विंड है, साउथ ईस्टर्न विंड है, वो ऊपर जाके ऑटोमेटिक क्या बन जाती है, वेस्टर्लीज में कन्वर्ट हो जाती है कि नहीं है, तो घूम जाती है। तो इस तरीके की चीजें वही बता रहा हूं कि एयर मास का इंटरेक्शन हो रहा है, इवन इन ट्रॉपिक्स डिस्टर्बेंसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि कन्वर्जेंस हो रहा है ट्रेड विंड्स का। जो ट्रेड विंड्स क्या है, वार्म मॉइस्ट एयर है, बिल्कुल फ्रंटोजेनेसिस के जैसे ही। इनस्टेबिलिटी मैकेनिज्म भी हो रहा है इसके अंदर। बोथ डिपेंड्स ऑन द इनस्टेबिलिटी इन द एटमोस्फियर। इनस्टेबिलिटी क्या होता है, ये क्या डिपेंड किस पर करेगा, जो आप एटमोस्फेयर के अंदर जो इनस्टेबिलिटी हो रही है, इम्बैलेंस बिटवीन द वार्म एंड द कोल्ड जोन। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे वार्म और कोल्ड जोन तो देखने को मिल सकता है ना, तो वही चीज हो गई। डायनेमिक नेचर है भाई, सबसे बड़ी बात। जो टेम्परेट साइक्लोन जो है ना, जैसे टेम्परेट साइक्लोन के अंदर होता है ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन भी है ना, उनके पास भी इन्वॉल्व होते हैं राइजिंग वार्म मॉइस्ट एयर एंड इनफ्लो ऑफ द सराउंडिंग एयर। क्यों भाई, वार्म मॉइस्ट एयर जो होंगी ना, वो आप लोगों की राइज करेगी, और इनफ्लो मतलब नीचे से सराउंडिंग एयर जो है ना, वो अंदर की तरफ जाएगी। तो वही चीज तो डायनेमिक नेचर है ना। तो यही चीज तो पोलर फ्रंट थ्योरी जैसा ही चीज काम कर रहा है ना। जैसा कि मैं ना उसमें पोलर फ्रंट थ्योरी में बताया था कि ये आपस में टकराने पे इस तरीके से ये क्या करेगा, डायनेमिक नेचर दिखाएगा, इनस्टेबिलिटी दिखाएगा, एयर मास इंटरेक्शन दिखाएगा। वही चीज तो आप लोगों का ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिक्स के ऊपर कर ही रहा है। तो वही चीज होगी नॉर्मली। नाउ लिमिटेशंस क्या देखें, इनएप्लीकेबिलिटी, मतलब क्या क्या चीज इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं है जिससे आप लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात कर रहे हो। पहली बात तो शार्प फ्रंट देखने को नहीं मिलते हैं आप लोगों के ट्रॉपिक्स के ऊपर। क्यों? ट्रॉपिकल ओशंस में जहां पर आप लोगों को कोई भी शार्प थर्मल कॉन्ट्रैक्ट देखने को नहीं मिलता है, टेम्परेचर डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि आप लोगों का पोलर फ्रंट में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि पोल्स पे तो आप लोगों का बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कोल्ड एयर हो जाती है, लेकिन जहां से जो है अपना एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन है, वहां से आप लोगों का वार्म एयर आ रही है। दैट मीन्स पूरा शार्प आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना कि भाई बहुत ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा गर्म। लेकिन ये तो पूरा टेम्परेट इलाका है, ट्रॉपिकल इलाका है, ट्रॉपिकल इलाके में ये गर्म होगा और तो ठंडा होगा तो कितना होगा, तो मतलब बहुत ज्यादा शार्प डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता है। एनर्जी सोर्सेस की मैं बात करूं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है ना, वो ड्राइव करता है एनर्जी कहां से, आपकी लेटेंट हीट ऑफ द कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन की जो लेटेंट हीट होती है ना, उससे आप लोगों की एनर्जी ड्राइव करता है। हीट जो रिलीज होती है ना, कब होती है, जब वाटर वेपर जो होती है कंडेंस करती है, नॉट फ्रॉम द। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि टेम्परेट साइक्लोन जो होता है ना, वो टेम्परेचर ग्रेडियंट से जो है एनर्जी को लेता है, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन ऐसा नहीं करता। तो वही चीज लिखी हुई है, ये हॉरिजॉन्टल टेम्परेट ग्रेडियंट से नहीं लेता है, मतलब थर्मल कॉन्ट्रास्ट से नहीं लेता है, जैसा कि पोलर फ्रंट थ्योरी में बोला जाता है। सिमेट्री देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ना, वो बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं और सर्कुलर होते हैं, अनलाइक अ वेव लाइक पैटर्न ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन जो होते हैं ना, वो वेव लाइक पैटर्न होते हैं, लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ना, वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब सर्कुलर हो सकते हैं, वी शेप हो सकते हैं, और आप लोगों के इलेप्टिकल हो सकते हैं। ठीक है ना। नाउ सीजनलिटी की अगर मैं बात करूं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ना, वो सीजनल होते हैं, प्री मानसून और पोस्ट मानसून। वेयर एज टेम्परेट साइक्लोन जो होंगे ना, वो पेरिनेरियल होंगे, है कि नहीं है। मतलब सीधी सीधी बात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन सीजनल होते हैं और जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं ना, वो पूरी साल हो सकते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, ऊपर के जो फ्रंट जो आपस में टकरा रहे हैं, पोलर फ्रंट और वाले फ्रंट, नॉर्मली नीचे वाले फ्रंट, टेम्परेट फ्रंट, तो क्या होगा आप लोगों का नॉर्मली सीधे सीधे बात है, पूरी साल ही होता रहता है, वो कभी भी आ जाते हैं, है कि नहीं है, बिन बुलाए मेहमान। अब देखो नॉर्मली आप चाहो तो डायरेक्ट डायग्राम बना के आ सकते हो। ये तो देखो मैं सीधा सीधा बता दूं, ये मैंने एआई को बोला कि मैंने इतना मैटर लिख दिया, मैंने बोला कि भाई एक डायग्राम बना दो, ठीक है, तो इसने ये कचरा बना के दिया है,
ये है, समझ में आई ना। तो अब देखो नॉर्मली डायग्राम आप कैसे बना के आ सकते हो। देखो टेम्परेट साइक्लोन है, टेम्परेट साइक्लोन में आप क्या करोगे, ये आप लोगों ने फ्रंट बनाया, ठीक है, ये फ्रंट बनाओगे, ये बन गया आप लोगों का पोलर फ्रंट। अब क्या बना, यहाँ पर ये वार्म फ्रंट हो गया, ये कोल्ड फ्रंट हो गया, ये पोलर फ्रंट है, ये क्या हो जाएगा, ये वार्म फ्रंट है, ठीक है, ये आप लोगों का कोल्ड फ्रंट हो गया। ये उल्टा उल्टा बना हुआ, देखो ये भी गलत बना हुआ है। यहाँ पर क्या हो गया आप लोगों का, ये हो गया कोल्ड एयर मास, ऐसे बनाना, ये हो जाएगा आप लोगों का वार्म एयर मास, ये आपस में क्या करेंगी, टकराएंगी, है कि नहीं। तो आप लोगों का क्या बनेगा, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे साइक्लोन्स, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप बना के टेम्परेट साइक्लोन का, ऐसे इस पर भरोसा मत करो, कचड़ा बनाया। तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एआई से ट्राई करूँ, लेकिन एआई हमेशा गलत ही चीज़ें देता है, ठीक है। तो मुझे अपने हाथों से सब कुछ मेहनत करनी पड़ रही है ना। सेकेंड इज ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं भाई, आप सीधे क्या बनाओगे, इस तरीके से आप लोगों की आई बन गई, यहाँ पर आप लोगों के क्या बन गए, ये बन गया नॉर्मली, है ना। अब क्या बन गया, आइसोबार्स के अंदर ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये देखो आइसोबार्स बन गए, कोई भी यहाँ पर फ्रंट प्रेजेंट नहीं है। तो बस वही चीज़ मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर फ्रंट प्रेजेंट नहीं होता है, समझ में आई नहीं वाली बात नॉर्मली, ठीक है। नाउ और अल्टरनेटिव व्यूज देख लो अपने इसके ऊपर भाई, CIS के मॉडल मतलब कंडीशनल इंस्टेबिलिटी एंड सेकंड काइंड, वही चीज़ मैंने अभी बताई थी। ये एक्सप्लेन करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन को बाय द पॉजिटिव फीडबैक बिटवीन द कन्वेक्शन एंड द इनफ्लो ऑफ द मॉइस्ट एयर। नाउ इम्यूनल का जो विंड इंड्यूस्ड सरफेस हीट एक्सचेंज के बारे में बात कर रहा है, वो एम्फेसाइज करता है ओशन एटमॉस्फेयर एंड द हीट एक्सचेंज को। यही चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, एग्जाम्पल्स तो मैं इतने सारे बता चुका हूँ, तो मैं बार बार नहीं बताना चाह रहा, ठीक है। चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, जो तो मैंने कहा था आंसर के बेस पर मैंने इस तरीके से बना दिया था, तो चाहो तो कोई भी आप एग्जाम्पल लिख के आ सकते हो, लेकिन ट्राई करना कि एक एग्जाम्पल अपना इंडिया के रिस्पेक्ट में हो और एक एग्जाम्पल कम से कम वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में हो, ठीक है। और चाहो तो इंडिया के रिस्पेक्ट में 2 लिख के आना, एक अपना अरेबियन सी के अंदर, एक अपना वे ऑफ बंगाल के अंदर, समझ में आने वाली बात। और 3 एग्जाम्पल मोर देन इनफ है, बट ट्राई करना कि आप लोगों के क्या हो, सीधे सीधे वो आप लोगों के लेटेस्ट हो। ऐसा नहीं हो कि अरे यार मैंने अभी लिख लिया है, नोट्स में बना लिया है और पता चलो 2026 तक और भी चीजें आए, तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं, आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगी। नाउ आप लोगों का होमवर्क देखते हैं। होमवर्क है आप लोगों का फ्लो चार्ट बनाने हैं, जितना मैंने आप लोगों को इसमें बताया, डायग्राम्स बनाने हैं जितने हो सकते हैं, इस पर बनाओ डायग्राम्स, और एक ये वाला जो क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट करके देख लो। अब आप बोलोगे कि आप सर इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, आपने एक ही को दिया। द रीजन बिहाइंड इट कि अभी तक जितने भी मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ उसमें ना ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन ना दोनों साथ में पूछे जा रहे हैं, उनके डिफरेंसेस पूछे जा रहे हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों को इतना बता दिया है कि आप लोग आराम से डिफरेंसेस लिख सकते हो, बट मैंने आप लोगों को एज अ प्रॉमिस 100% एग्जाम बेस्ड कराने के, तो मैंने अभी तक आप लोगों को डिफरेंसेस तो ढंग से लिखवाई नहीं है ना, कि एग्जाम में आप कैसे इसको हैंडल करोगे। आप लोगों को अगर 15 मार्क्स के डिफरेंसेस आ जाएं तो मुझे पता है कि आप लोग अपना दिमाग वहाँ चलाओगे तो 5 नंबर भी नहीं लेके आओगे। समझ में आई ना ये वाली बात। तो मैं आपको पहले से मटेरियल तो दे दूँ इतना कि आप लोग बना पाओ, समझ में आई ना। मैं आप लोगों को ये मजबूर नहीं कर रहा कि आप लोगों को अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो आप लोग ट्राई करो, नहीं, जितना आप लोगों ने पढ़ाया ना आंसर सिर्फ उतने से ही लिखना, समझ में आई नहीं ये वाली बात नॉर्मली, ठीक है। अगर और आप लोगों ने जितने लोगों को भी ये चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना। जिन लोगों को आंसर राइटिंग नहीं आ रही है तो मुझे एक मेल कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपन उसका भी सॉल्यूशन निकाल लेंगे और मैं आप लोगों को पूरा का पूरा हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। बट आप लोगों का मुझे फीडबैक मिलते रहना चाहिए। अगर आप लोगों का फीडबैक आता है तो मैं ये कंटिन्यू रखूँगा, नहीं फीडबैक आता है तो मैं कंटिन्यू नहीं रखूँगा। अगर मुझे कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी क्या फ़ायदा, मैं बनाता जा रहा हूँ, कोई देख ही नहीं रहा है। अगर एक इंसान भी कोई ये बोलता है कि नहीं सर ये 100% आपको चालू रखना चाहिए, सर मैं आप पे ही रिलाई कर रहा हूँ, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये मेरे लिए भी अच्छा है, आप लोगों के लिए भी अच्छा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में साइक्लोन का 5th पार्ट होगा, ये अपन यहाँ पर इसको कंक्लूड करेंगे। जितना भी होगा, जो भी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, एंटी साइक्लोन हुआ आप लोगों का, सर्ज एंड सर्ज एयर सर्जेस वगैरह के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई, आप लोगों का डिफरेंसेस होगा, जो भी आप लोगों का छोटा मोटा जो है पूरा मटेरियल समेट के इसके अंदर अपन उसको कंक्लूड कर लेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो आप लोगों का 1 घंटे से और ऊपर चला जाए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया है, कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंडरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन हो।
ठीक है, तो मतलब मैं कम भी नहीं पढ़ाऊंगा, ज़्यादा भी नहीं पढ़ाऊंगा, जितना ज़रूरी है उतना ही कराऊंगा। समझ में आने वाली बात, ठीक है। तो जिन लोगों ने, अगर आप लोगों को लगता है कि 1% भी आप लोगों को मेरा पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।